हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 आरोह पद्य भाग में पाठ 2 पतंग पढ़ेंगे। इसके कवि आलोक धनवा जी हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय पर चर्चा करेंगे। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है इत्यादि हैं। इनको प्रमुख सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान मिला। जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं में से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 और 73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद रही हैं। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 में लेखन प्रारंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। अब आइए हम लोग पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ्य पुस्तक से ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद की शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इस कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके,
बांस की पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। शब्दार्थ देखिए। भादो माने भादों का महीना, शरद माने शरद ऋतु, झुंड माने समूह, इशारों से यानी संकेतों से, मुलायम कोमल, रंगीन माने रंग बिरंगी, बांस एक प्रकार की लकड़ी, नाजुक माने कोमल, और किलकारी में खुशी से चिल्लाना। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों और बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती हैं वे समाप्त हो गई हैं। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ है। अब शरद ऋतु का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन में उत्साह, उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग को उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। विशेष देखिए, कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्त प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और मिश्रित शब्दावली है। दूसरा देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग, सो अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। शब्दार्थ देखिए। कपास, इस शब्द का प्रयोग कोमल व नरम अनुभूति के लिए हुआ है। बेसुध मतलब मस्त, मृदंग माने ढोल जैसा वाद्य यंत्र, डाल माने शाखा, लचीला वेग यानी लचीली गति, अक्सर माने प्रायः, रोमांचित माने पुलकित, महज मतलब केवल। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वो कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती हैं। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर
झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, बल्कि उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुँच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान और ऊंचाइयों पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। विशेष देखिए, कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ चित्र में आप देखिए कि बच्चे किस तरह से पतंग उड़ाने में व्यस्त हैं। उनका ध्यान नहीं है कि पैर कहाँ है, कहाँ खड़े हैं। पूरा ध्यान उनका पतंग की डोर पे केंद्रित है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक उनकी पतंग पहुंच जाए। राइट। तीसरा देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब भी और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनको बचाने पैरों के पास। शब्दार्थ देखिए, रंध्रों माने सुराखों, सुनहरे मतलब सुनहरा, सूरज मतलब सूरज। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। अर्थात वे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। अर्थात बच्चे अपनी पतंग को उड़ता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारे से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके पैरों के पास आती है। विशेष देखिए, बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं। इस भाव की अभिव्यक्ति है। मुक्त छंद का प्रयोग है। मानवीकरण, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब है और भाषा में लाक्षणिकता है। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है। इसमें बौछारें पड़ती हैं। बौछारों के समाप्त होने पर शरद ऋतु का समय आता है। मौसम खुल जाता है और प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ आ रहा है। वातावरण साफ व धुला हुआ सा प्रतीत होता है। धूप चमकीली होती है।
फूलों पर तितलियां मंडराती हुई दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। उत्तर देखिए, कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहते हैं। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं, वे अत्यंत कोमल और निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंग भी रंग बिरंगी हल्की होती है, वे आकाश से दूर तक जाती हैं। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। आई बात समझ में। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बिंब स्पष्ट करिए। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। उत्तर देखिए, इस अंश में कवि ने स्थिर व गतिशील आदि दृश्य बिंबों को उकेरा है। इन्हें हम इस तरह से बता सकते हैं: तेज बौछारें, गतिशील दृश्य बिंब, सवेरा हुआ, स्थिर दृश्य बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, स्थिर दृश्य बिंब, पुलों को पार करते हुए, गतिशील दृश्य बिंब, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, गतिशील दृश्य बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, श्रव्य बिंब, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, गतिशील दृश्य बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, स्पर्श दृश्य बिंब, पतंग ऊपर उठ सके, गतिशील दृश्य बिंब। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तर देखिए, कपास व बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी निर्मल व निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है। उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है और कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। उत्तर देखिए, पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यंत उत्साहित होते हैं। पतंग की तरह बालमन भी हिलोरें लेता है, वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क है, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए। ख है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। देखिए इसमें दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। और जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। उत्तर देखिए, इसका तात्पर्य यह है, उत्तर नंबर 1 देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे
ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। यह संगीत मृदंग की धुन की तरह लगता है। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। सेकंड देखिए, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि इस समय हमारा सारा ध्यान पतंग पर ही होता है। हमें कूदते हुए छत की कठोरता का एहसास नहीं होता। हम पतंग के साथ खुद को उड़ते हुए महसूस करते हैं। तीसरा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं। हम में साहस व निडरता का भाव आ जाता है। हम भय को दूर छोड़ देते हैं। धन्यवाद।